हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने पढ़ा था नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। आज हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक इस चैप्टर का, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आई। तो इस पूरे पैराग्राफ में हमें ये पढ़ने से ये पता चलता है कि नेशन स्टेट नाम जैसी कोई चीज मिड 18th सेंचुरी के यूरोप में नहीं थी, और ईस्टर्न सेंट्रल यूरोप जो थे वो छोटे छोटे टेरिटरीज में बटे हुए थे, और वहाँ रहने वाले लोग भी डाइवर्स थे, यानी कि उनकी भाषा अलग थी और वो डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स को बिलोंग करते थे। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, द हब्सबर्ग एम्पायर that ruled over Austria-Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and people। तो ये हब्सबर्ग एम्पायर जो है, ये ऑस्ट्रियन हंगरी के रूलर उस पे रूल कर रहे थे, और यहाँ रहने वाले लोग जो थे वो अलग अलग भाषाएं बोलते थे, और इसके डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट इथनिक ग्रुप के लोग रहा करते थे। जैसे कि यहाँ जर्मन बोलने वाले लोग, नेक्स्ट इटालियन भाषा बोलने वाले लोग, मैगियर भाषा बोलने वाले लोग रहा करते थे, और एरिस्टोक्रेटिक लोग जो थे वो गैलिक लैंग्वेज यानी कि पोलिश लैंग्वेज बोला करते थे। तो यहाँ नीचे हम देखते हैं, इतनी डाइवर्सिटीज होने के बाद वहाँ नेशनलिज्म वाले कॉन्सेप्ट को किसने वहाँ, मतलब वो किस तरह यहाँ आया, यूरोपियन कंट्रीज में आया। लास्ट लाइन देखिएगा, सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजिली प्रमोट ए सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। इतने सारे डिफरेंसेस होने के बाद एक रीजन को, एक अंपायर को पॉलिटिकली यूनाइट करना नामुमकिन था। लेकिन एक ही बात जो थी उनको यूनाइट करके रखती थी, वो था एम्परर। उस पूरे एरिया में राज करने वाले राजा जो थे वही उस पूरे रीजन को यूनाइट करके रखा करते थे। तो हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट एमर्ज। नेशनलिज्म और नेशन स्टेट वाली जो आइडिया है वो यूरोपियन कंट्रीज में कहाँ से आई। इसके लिए हम सेकंड टॉपिक का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। इसका टाइटल है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो पूरे यूरोप में नेशनलिज्म और नेशन स्टेट की जो आइडिया है, इसे लाने में सबसे बड़ा हाथ जो था वो एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास का था। अब हम देखेंगे ये एरिस्टोक्रेसी का लाइफ कैसे हुआ करता था, वो किस तरह जीते थे। सोशली एंड पॉलिटिकली ए लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में ये एरिस्टोक्रेसी जो थे, जिनके पास बहुत ज़मीन जायदाद हुआ करती थी, वो पूरा रूल करते थे, वो डोमिनेट करते थे उस एरिया को, और उनका जो जीवनचर्या जो था वो एक जैसा था, और आपस में वो फ्रेंच लैंग्वेज बोला करते थे, और अपने फैमिलीज के टाइज को मजबूत करने के लिए उन्हीं लोगों से अपना रिश्ता जोड़ते थे, मैरिज टाइज करते थे, जिनके साथ उनका इकोनॉमिक स्टेटस मिलता जुलता था। यानी कि अपने बच्चों की शादी उन्हीं फैमिलीज में करते थे जो मतलब रईस होते थे। लेकिन क्या था, ये एरिस्टोक्रेसी ग्रुप जो थी ये बहुत कम संख्या में थी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो पीजेंट्री की थी, यानी कि खेती बाड़ी करने वाले लोगों की मेजॉरिटी ज़्यादा थी। पेज नंबर 9 में हम देखेंगे, ऊपर वाले पैराग्राफ में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो इंग्लैंड में सबसे पहले शुरू हो चुका था 18th सेंचुरी में। उसके बाद वो फ्रांस के और जर्मन के अलग अलग भागों में 19th सेंचुरी तक पहुंच चुका था। तो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण यूरोप की सोसाइटी में एक नया वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एमर्ज हुआ, और एक नया मिडिल क्लास ग्रुप एमर्ज हुआ।
जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे, बिजनेसमैन हुआ करते थे और प्रोफेशनल्स हुआ करते थे। प्रोफेशनल्स में टीचर्स, लॉयर्स, बिजनेसमैन, डॉक्टर्स वगैरह गिने जाते हैं। तो ये जो एजुकेटेड लोग जो थे मिडिल क्लास के, इन्होंने ही पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की भावना और नेशन स्टेट की भावना को आगे बढ़ाया। तो इसमें लास्ट लाइन में हम देखेंगे, द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास दैट आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एवोल्यूशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन्ड पॉपुलरिटी। इन्हीं के प्रयत्नों के कारण न ये प्रिविलेजेस जो थे, एरिस्टोक्रेसी के प्रिविलेजेस पूरे यूरोप में खत्म कर दिए गए और नेशन स्टेट की भावना को बढ़ाया गया। अब पेज नंबर 9 में 2.2 टॉपिक आपका है, इसे देखिए। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? लिबरल नेशनलिज्म जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है। लैटिन में इसे लिबर कहा जाता है। लिबर का मीनिंग होता है फ्री। तो मिडिल क्लास के लोगों के लिए लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी फॉर ऑल बिफोर लॉ। तो मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम सबके लिए हो और हर इंडिविजुअल को कानून के नज़रों में समानता का दर्जा प्राप्त हो। और इसके साथ इक्वालिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम था कि जब इक्वालिटी की बात कर रहे थे पूरे यूरोप में, नेशन स्टेट नेशनलिज्म की बात जब कर रहे थे, लेकिन उन नेशन स्टेट्स में उस यूरोप में और फ्रांस में सफरेज यानी कि राइट टू वोट सबको प्राप्त नहीं था। राइट टू वोट केवल प्रॉपर्टी ओनिंग लोगों को ही प्राप्त था और मैन जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती थी और वुमेन इनको कोई वोटिंग राइट्स मिले हुए नहीं थे। 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में वुमेन और नॉन प्रोप्रिएटेड मैन को जिन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे, उन्होंने बहुत मूवमेंट्स किए अपने इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए। अब हम देखेंगे कि इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का मीनिंग क्या है। लास्ट पैराग्राफ में देखिए, इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का मतलब था मार्केट्स, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, यानी कि बिजनेस करने का फ्रीडम सबको मिलना चाहिए और स्टेट जो टैक्सेस इम्पोज कर रहे थे पूरे फ्रांस में, उन्हें हटा देने चाहिए थे और गुड्स और कैपिटल एक स्टेट से दूसरे स्टेट फ्रीली मूव किया जा सके। ये था इकोनॉमिक मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म। बच्चों पेज नंबर 10 निकालिए। जहाँ ये मेरा कर्सर जा रहा है वहाँ ध्यान दीजिए और वो एरिया हाईलाइट भी मैंने किया हुआ है। इधर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरह एक कपड़े का टुकड़ा फ्रांस के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुँचने में उसके मेजरमेंट में कितना डिफरेंस आ जाता था। तो ये एग्जाम्पल हमें बताता है कि किस तरह वेट्स और मेजर्स में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी और इसमें लिबरलिज्म लाना था। तो इस तरह की यूनिफॉर्मिटी को लाने के लिए 1834 में एक कस्टम्स यूनियन का गठन हुआ जिसे जॉल्वेरिन कहा जाता है। इसे अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, 1 मार्क्स का आ जाता है। जॉल्वेरिन मतलब कस्टम्स यूनियन, और इस कस्टम यूनियन के इनिशिएटिव से, और ये कस्टम यूनियन बिलोंग करता था प्रूशिया को। प्रूशिया ने इसे शुरू किया है और ये प्रूशिया ने जब इस कस्टम यूनियन को शुरू किया था, इनमें रिफॉर्म्स लाने के लिए, ट्रेड बिजनेस में इक्वालिटी और लिबरलिज्म लाने के लिए बाद में जर्मन के अलग अलग स्टेट्स भी इसमें
आकर ज्वाइन हुए। इनका मेन एम क्या था? जोल्बरिन कस्टम्स यूनियन का मेन एम था द एबॉलिशन ऑफ टैरिफ बैरियर्स एंड रिडक्शन ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। इनका मेन एम था जो यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, टैरिफ बैरियर्स को हटाना था, यूनिफॉर्मिटी लाना था वेट्स एंड मेजरमेंट्स में, और करेंसीज जो 30 करेंसीज चलती थी फ्रांस में उसे रिड्यूस करके 2 करेंसी बनाना था। तो ये उनका मेन एम था। नेक्स्ट देखिए, द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। और इसके साथ साथ उन्होंने रेलवे नेटवर्क को डेवलप किया जिससे कि नेशनल यूनिफिकेशन में उन्हें काफ़ी मदद हुआ। A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at the time। तो इन्हीं सारे कारणों से क्या हुआ? नेशनलिज्म की भावना, नेशन स्टेट्स का यूरोप में पनपना शुरू हुआ। उनको एनकरेजमेंट मिला नेशन स्टेट बनाने के लिए। हमारा अगला टॉपिक है 2.3 अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 आपको याद होगा ट्रीटी ऑफ वियना साइन होता है, और ट्रीटी ऑफ वियना साइन होने के लिए उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले नेपोलियन को हराया गया था। तो नेपोलियन को कलेक्टिवली हराने वाले जो कंट्रीज थे वो थे ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया। इन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। और नेपोलियन को हराने के बाद इन्होंने, यहाँ देखिए पेज नंबर 10 के लास्ट पैराग्राफ में, इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर्स ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रेलिया who had collectively defeated Napoleon met at Vienna to draw up a settlement for Europe। तो इन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया, और नेपोलियन को हराने के बाद उन्होंने क्या किया? ट्रीटी ऑफ वियना साइन किया। ये ट्रीटी ऑफ वियना क्या था? ट्रीटी ऑफ वियना था दोबारा से जो कंजर्वेटिज्म चल रहा था फ्रांस में और यूरोप में, उसे दोबारा से शुरू कर दिया जाए। तो ऊपर वाले पैराग्राफ में हम देखेंगे, डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट्स वेर ड्रिवन बाय ए स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। अब ये कंजर्वेटिज्म क्या है? न्यू वर्ड्स में यहाँ देखोगे, द पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम्स एंड प्रिफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। कंजर्वेटिव्स चाहते थे कि पहले जिस तरह का सेटअप था यूरोप में, यानी कि राजशाही शासन, मोनार्की दोबारा से शुरू हो जाए, लेकिन उनका पूरी तरह पहले जिस तरह का मोनार्की हुआ करता था, जो कि एब्सोल्यूटिज्म जिसे कहा जाता है, वैसा ना होकर वो चाहते थे कि नेपोलियन ने जितने भी रिफॉर्म्स किए थे वो सारे रिफॉर्म्स के साथ दोबारा से हमारा मोनार्कियल सिस्टम शुरू हो जाए। वो ये जानते थे अगर मोनार्कियल सिस्टम रहेगी और नेपोलियन के रिफॉर्म्स रहेंगे तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है, पॉलिटिकल फील्ड जो है हमारे देशों का, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव और स्ट्रांग रहेगा। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 10 के लास्ट पार्ट में देखिए, लास्ट पैराग्राफ में यहाँ से शुरू होता है ट्रीटी ऑफ वियना वाला टॉपिक। तो इसे अंडरलाइन कर लीजिए और यहाँ पेंसिल से लिख लीजिए ट्रीटी ऑफ वियना। जब भी ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में कुछ लिखने को आएगा आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा, इस पैराग्राफ से ढूंढकर, पेज नंबर 10 के लास्ट पैराग्राफ से और पेज नंबर 11 के फर्स्ट पैराग्राफ से। तो पेज नंबर 10 के लास्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं 1815 में जो ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुआ था उसको होस्ट किया था ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिच। नाम याद रखिए, 1 मार्क्स का कभी पूछा जा सकता है इसे कि ट्रीटी ऑफ वियना को किसने होस्ट किया, तो आपको लिखना पड़ेगा ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने इसे होस्ट किया था।
तो ये कब साइन हुआ था, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1815 में। और कहाँ साइन हुआ था, वियना में साइन हुआ था। तो इस ट्रीटी को साइन करने के लिए जिन्होंने कलेक्टिवली नेपोलियन को हराया था वो सारे कंट्रीज वहाँ मौजूद हुए। कौन कौन से कंट्रीज थे, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया। तो इसका मेन मकसद क्या था, दोबारा से बर्बन डायनेस्टी को स्थापित किया जाए। यहाँ देखिए जहाँ हमारा कर्सर चल रहा है, द बर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू पावर। दोबारा से बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया जाए फ्रांस में। नेक्स्ट, फ्रांस ने नेपोलियन के अधीन जितने भी टेरिटरीज जीते थे एनेक्स्ड। यहाँ देखिए, फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। नेपोलियन ने जितने भी टेरिटरीज को जीता था उन्हें वापस से आज़ाद कर दिया जाए, या उन्हें आज़ाद करने की बात उन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना में की। उसके बाद फ्रांस के चारों तरफ, फ्रांस के बाउंड्रीज के चारों तरफ नए नए स्टेट्स बनाए गए और जिनका नेतृत्व जो है प्रूसिया, ऑस्ट्रिया और रशिया ने लिया। इधर देखिए जहाँ हमारा कर्सर चल रहा है और जिसे मतलब हमने हाईलाइट करके रखा है, यहाँ लिखा है प्रूशिया वॉज गिवन इम्पॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन द वेस्टर्न फ्रंटियर्स। फ्रांस के वेस्टर्न फ्रंटियर्स में प्रूशिया को कुछ टेरिटरीज दे दिए गए ताकि वो फ्रांस के ऊपर अपनी कड़ी नज़र रखे और अपने पावर को उससे आगे बढ़ा ना सके, बाउंड्रीज को आगे बढ़ा ना सके। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रिया वॉज गिवन द कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। ऑस्ट्रिया को इटली का नॉर्दर्न पार्ट दे दिया गया और नेपोलियन ने जो जर्मन कॉन्फेडरेशन 39 स्टेट्स का बनाया हुआ था उसे टच नहीं किया गया। यहाँ लिखा है जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेट अप बाय द नेपोलियन वॉज लेफ्ट अनटच्ड। उसे बिल्कुल छेड़ा नहीं गया। नेक्स्ट, रशिया को क्या मिला, रशिया को मिला है पोलैंड का एक पार्ट। तो इस तरह हम देखते हैं ट्रीटी ऑफ वियना में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि नेपोलियन की शक्ति को रोकने के लिए फ्रांस के बाउंड्रीज में नए नए टेरिटरीज को प्रूशिया ने, रसिया ने और ऑस्ट्रिया ने ले लिया। दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे हम, बर्बन डायनेस्टी को दोबारा से रिस्टोर किया गया। तो हमने देखा कि ट्रीटी ऑफ वियना के जरिए दोबारा से कंजर्वेटिव रिजिम पूरे यूरोप में आ जाता है 1815 से। लेकिन ये कंजर्वेटिव्स बड़े ही ऑटोक्रेटिक थे और वो उन्हें बिल्कुल क्रिटिसिज्म पसंद नहीं था और अगर उनसे कोई नाराज़ होता तो खुल के उनको बोलने भी नहीं दिया करते थे। तो ये था कंजर्वेटिज्म रिजिम जो कि बहुत ही ऑटोक्रेटिक था। तो इससे क्या था, उन्होंने और क्या क्या किया, मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉस टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेस एंड सॉन्ग्स एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। तो यहाँ उन्होंने क्या किया, सेंसरशिप इम्पोज कर दिया दोबारा से। जो चीज़ हट गई थी उसे दोबारा से वो ले आए, सेंसरशिप ले आए। सेंसरशिप कहाँ कहाँ, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेस, सॉन्ग्स, हर एक फील्ड में उन्होंने सेंसरशिप डाल दिया। यहाँ आपने फिगर नंबर 6 में क्या देख रहे हो, कुछ लोग बैठे हैं और इनके मुंह बांध दिए गए हैं। तो ये फिगर बताता है कि उस समय ये जो ऑटोक्रेटिक कंजर्वेटिव रेजिम में लोगों को इस तरह मतलब डरा दिया गया कि अगर आप हमारे खिलाफ कुछ कहोगे तो आपका बहुत बुरा हाल होगा। तो ये कार्टून इसलिए बनाया है, ये दर्शाने के लिए बनाया है। इसमें 2 पॉइंट्स है। साइलेंस इज द फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ दिस लर्नेड सोसाइटी। लर्नेड सोसाइटी क्या था, लर्नेड सोसाइटी किनका था,
लर्नड सोसाइटी था हम लोगों का प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों का, है ना। एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों को के मुंह इस तरह बांध दिए गए। तो ये एक सरकास्टिक कार्टून है जिसमें ये दर्शाया जा रहा है कि कमांडमेंट जो है, रूल है, शांत रहना है आपको, यही तुम्हारे लिए एक कमांडमेंट है। और अगर आप शांत नहीं रहोगे, कहीं बैठना चाहोगे, मिलकर बात करना चाहोगे, उससे पहले आपने क्या पहनना है, मजल्स, अपना मुंह बांधने के लिए कपड़ा आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसे बांध लो, फिर एक जगह आप बैठो। ये बताता है कि किस तरह का सेंसरशिप वो ऑटोक्रेटिक कंजर्वेटिव्स ने 1815 के बाद फ्रांस और यूरोप में लागू किया था। पेज नंबर 12 में आ जाइए अभी आप। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉनदलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स। तो इस तरह के सेंसरशिप से फ्रांस के लोग बहुत ही परेशान थे और उन्हें हमेशा उनके दिमाग में फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात हमेशा उन्हें याद आती रही और प्रेरित करती रही कि इस तरह के सेंसरशिप से कब हमें मुक्ति मिलेगा। उनका मेन मकसद था फ्रीडम ऑफ द प्रेस। प्रेस जो है, पत्रकारिता को फ्रीडम मिले ताकि वो अपनी बात कह सके, अपनी बात दुनिया के लोगों तक पहुंचा सके, पूरे यूरोप में पहुंचा सके। पेज नंबर 12 देखिए बेटा। इसमें सेकंड टॉपिक का लास्ट पार्ट है द रिवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी। इसमें हम रिवोल्यूशनरीज के बारे में पढ़ेंगे। मेनली हम यहाँ इटालियन रिवोल्यूशनरी गियुसेप्पे मैज़ारिन के बारे में पढ़ेंगे। तो 1815 में जितने भी लिबरल नेशनलिस्ट थे वो सारे अंडरग्राउंड हो चुके थे, यानी कि छुप गए थे। किस लिए छुप गए थे? क्योंकि सेंसरशिप इम्पोज किया गया था। तो इस बात से वो डरकर छुप गए थे, अंडरग्राउंड हो गए थे। अंडरग्राउंड होने के बाद उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई ताकि वो यूरोप में नेशनलिज्म, नेशन स्टेट्स बना सके। यहाँ देखिए जहाँ हमारा कर्सर है और हाईलाइट किया हुआ है एरिया, सीक्रेट सोसाइटीज sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas। अपने नेशनलिस्ट आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज पूरे यूरोप में पनपने लग गए हैं और इनका मेन मकसद था ट्रीटी ऑफ वियना के बाद जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को उन्हें क्या करना था, अपोज करना था, उसे दोबारा से हटा देना था यूरोप से और नेशन स्टेट्स बनाना था, नेशनलिज्म की भावना सब में लानी थी। तो इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं जो इटालियन रिवोल्यूशनरी है, जिनका नाम है गियुसेप्पे मैज़ारिन। उनका जन्म हुआ था जेनोवा में 1807 में। तो ये एक सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम था कार्बोनियर, उसके एक मेंबर थे। 24 साल के उम्र में ही उन्हें जेल जाना पड़ा। उन्होंने जेल से लौटने के बाद क्या किया, 2 सीक्रेट अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई। पहला का नाम था यंग इटली मार्सलिस में और दूसरा का नाम था यंग यूरोप, जो कि बर्न में उन्होंने स्थापित किया था। और ये सीक्रेट सोसाइटी के जो लोग हुआ करते थे, वो नौजवान, इनका दिमाग एक जैसा चलता था, लाइक माइंडेड पीपल हुआ करते थे। और इस तरह के लाइक माइंडेड पीपल जो गियुसेप्पे मैज़ारिन के सीक्रेट सोसाइटीज में थे, वो पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे स्टेट्स में पूरे फैले हुए थे। और मैज़ारिन का मानना था कि भगवान चाहता है कि हम सारे क्या करें, नेशंस बनाएं, मिलकर नेशन बनाएं। और नेशन बनाना ही क्या है, ईश्वर की इच्छा है और वही हमारी भी इच्छा है। गियुसेप्पे मैज़ारिन का एक मकसद था
वो था इटली को यूनिफाई करना। तो इनके इस आइडिया से प्रेरित होकर जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड ने भी अपने आप को यूनिफाई करने की कोशिश की। और जो ड्यूक मेटरनिच जो थे, जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना को होस्ट किया था, उनका कहना था कि ये लास्ट लाइन देखिए, मेटरनिच डिस्क्राइब्ड हिम मतलब यहाँ गिउस्पी मेज़निन को वो द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर कहते थे। यानी कि हमारा जो सोशल ऑर्डर है, मोनार्कियल सिस्टम है, इसके बहुत बड़े दुश्मन है। कौन? गिउस्पी मेज़निन। तो मेटरनिच के अनुसार गिउस्पी मेज़निन ने मोनार्की के बहुत बड़े डेंजरस एनिमी हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसे रिवाइज कीजिए, फिर कल मिलते हैं हम।